मुद्रा घनक क्या है और क्या निर्धारित करता है। चलिए इसको समझने के लिए मैं पहले उदाहरण बताता हूं। मुद्रा गुणक जिसको के उसमें साख गुणक भी कहते हैं। अब ये लिखना इसलिए आवश्यक है क्योंकि क्वेश्चन अभी प्रश्न पुस्तक में दिया मुद्रा गुणक क्या है और गुणक का मूल्य क्या निर्धारित करता है। परीक्षा में आ गया साख गुणक क्या है, तो आप कहेंगे हमने तो मुद्रा गुणक पढ़ा था, इसका उत्तर पता नहीं क्या होगा। तो मुद्रा गुणक और साख गुणक ये दोनों एक ही होते हैं, ये अलग नहीं है। अब ये होता क्या है, तो पहले मैं आपको उदाहरण बताता हूं कि जैसा मान लीजिए 100 रुपए है और किसी व्यक्ति ने 100 रुपए बैंक में जमा करे। अब 100 रुपए बैंक में जमा करे तो बैंक क्या करती है कि इसका एक निश्चित भाग, तो एक निश्चित भाग जैसे 10%, तो 10% है 10 रुपए, ये अपने पास रखती है सेफ। ये मानती है बैंक कि 10% अपने को लौटा सकते हैं। जैसे 10 अपन इस रूप में भी सोच सकते हैं कि 100 रुपये दिए किसी ने तो उसको जरूरत पड़ सकती है 10 रुपये की, है ना, तो बैंक के पास होंगे जब भी तो देगी ना वो। ऐसे ही दूसरे तरीके से यूं समझ लें कि 10 लोगों ने 100 रुपए जमा करे 1000 रुपये, अब उन लोगों में से किसी एक व्यक्ति ने पैसे वापस दे दिए दूसरे दिन ही, तो एक अनुपात कहते हैं अपन कि 10% बैंक। अब ये बैंक तय करती है कि कितने रुपये वो बचत करके रखे 10%, और ये जमा करने का काम किसका है, रिजर्व बैंक रखती है। इसका और डिटेल्स में आगे इसमें दो प्रकार की CRR और SLR, दो प्रकार से बैंक अपने पास में जमा पूंजी को सेफ रखती है। जब आवश्यकता पड़ती है तब वो प्रदान कर सकती है। तो अभी अपन जो पढ़ रहे हैं ना वो गुणक पढ़ रहे हैं, साख गुणक और मुद्रा गुणक। इसलिए अपन मोटे तौर पे समझ लेंगे 10% को डिपॉजिट रखती है, तो बचा कितना 90%, मतलब 90 रुपये। अब 90 रुपये जो बैंक है वो किसी दूसरे को देने का काम करेगी, है ना, तो ये 90 रुपये उसने दे दिए। अब 90 रुपये किसी दूसरे व्यक्ति का, ये 90 रुपये जो है इसका फिर 10% सेफ रहेगा, तो इसका 10% 9 रुपये हुआ। फिर इसमें से बचे कितने, 90 में से 10% 9 गया तो 81 रुपये। ये 81 रुपये वो फिर दूसरे व्यक्ति को देने का काम कर देगी, यानी ये साख है एक प्रकार से। तो ये साख बढ़ती चली जाती है। इसमें से फिर 10% 8 रुपये 10 पैसे, फिर बचे कितने, 81 में से 8 गए तो 81 में से 10 गए तो 71 और 2 74 72.9 रुपये। ये अब ये सारी राशि यदि अपन जोड़ते चले इन सबको 100, 90, 81, 72, तो ये सब टोटल मिला के ये साख ही हुई ना उस बैंक की। रुपये तो है 100, लेकिन उन 100 रुपये से वो कितने लोगों को सेटिस्फाई कर रही है बैंक। किसी एक व्यक्ति ने 100 जमा कर 10 रुपए अपने डिपॉजिट कर दिए, 90 रुपए किसी को दे दिए, फिर 90 में से 10% रखे, फिर 90% दे दिए, फिर उसने 10% रखे, फिर 90, तो ये जाके ये कितना गुना हो जाता है। तो इसकी एक निश्चित सूत्र है इसका कि ये जैसे 10% साख 10% बचत करती है, सेव करती है, तो ये 10 गुना होगा। जितने प्रतिशत बचत करती है उतने ही गुना वो बैंक की साख होती है। जैसे 10% बचत करी उसने, 10% सेफ रखा, तो 10 गुना उसकी वृद्धि होगी। तो यहाँ 100 रुपया तो 100 होगा, तो अंतिम स्थिति क्या होगी इसकी 1000 रुपये। यानी 1000 रुपये उसकी मूल पूंजी, इतने का वो व्यापार बिजनेस कर सकती है, इतने लोगों को वो 1000 रुपये प्रचलन में ला सकती है। तो जितने प्रतिशत वो सेव करती है उतने ही गुना उसकी साख होती है। ये गुणक का नियम है।
5% सेव करती है तो 5 गुना होगा, है ना। तो इसके ऊपर जैसे एक उदाहरण और बताऊंगा, उससे स्पष्ट हो जाएगा। यह सूत्र लिखते डायरेक्ट अपन इसमें, है ना। अपन जमा राशि कैसे प्राप्त करते हैं? कुल जमा राशि, कुल जमा राशि बराबर यह लिख देता हूं, प्रारंभिक जमा राशि ये प्रारंभिक जमा राशि 100 रुपए, कुल जमा राशि 1000 है ना। प्रारंभिक जमा राशि गुणित किसी के इसको 100 रुपए यहां लिख देता हूं। प्रारंभिक जमा राशि 1/, नगद कोष अनुपात, इसको क्या बोलते हैं? 10%। ये क्या है? नगद कोष अनुपात, नगद कोष अनुपात। ये इसका सूत्र है। इन्हें 10% वो नगद कोष रखती है, तो यहां पर कुल जमा राशि बराबर प्रारंभिक जमा राशि गुणित 1/, नगद कोष अनुपात। ये जो अपन ने करा ना 10 गुना, इसको भी लिख सकते हैं। मूल जमा राशि का व्युत्पन्न जमा राशियों की कुल मात्रा के बीच पाए जाने वाले अनुपात को साख गुणीय मुद्रा गुणक कहते हैं। इसकी परिभाषा है। अब ये परिभाषा समझ में नहीं आ रही होगी आपको, लेकिन इसको जब अपन नगद कोष अनुपात के रूप में देख रहे हैं ना, यहाँ पर 10% नगद कोष अनुपात है। मूल जमा राशि 100 रुपये है, तो इसका उतना ही गुणक, सरल अनुपात का जो प्रतिशत होता है मूल जमा राशि का उतने गुना होता है, वो मुद्रा गुणक कहलाती है। वो 7, इसमें उदाहरण आपकी पुस्तक में जो दिया है वो 20% का दिया, इसमें भी दिया है। कौन से पेज नंबर पे है? मुद्रा गुणक। देखिए यहाँ पे उदाहरण दिया है 100 रुपए का, लेकिन यहाँ बैंक के पास में जो अनुपात है वो दिया 20 रुपए। साख मुद्रा अनुपात 20% दिया है। नगद कोष रखना है, मान लो। ये देखिए उदाहरण है, मान लीजिए CRR 20% है। मैंने कहा था ना CRR 10%। सेंट्रल गवर्नमेंट रिजर्व रखती है, रिजर्व रेशो। बैंक जो है अपने पास में रिजर्व का एक अनुपात तय करती है कि ये अनुपात हुआ 1/5। 20% होता कितना हुआ? 1/5। 20% कितना हुआ? अनुपात हुआ 1/5। मूल जमा राशि का 100 रुपए में से 20 रुपए। अब 10 रुपए है तो 100 रुपए में से 10 रुपए, तो ये है 1/10। ये कितना है? 1/10। 5% होगा तो ये अनुपात 100 में से 5, तो 100 में से 5 तो ये होगा 1/20, है ना। ये 3 उदाहरण होगा ना, इससे थोड़ा सा स्पष्ट हो जाएगा। जो ये जो अपन ने पूछा नगद कोष अनुपात, नगद कोष अनुपात 100 रुपये में से 10 रुपए रखा तो ये हुआ 1/10। यदि 20% रखा, 100 रुपये में से 20 रुपए नगद कोष अनुपात रखा तो ये हुआ 1/5। 100 रुपये में से 5 रुपए यदि नगद कोष अनुपात रखा तो 5 रुपए रखा तो वो 1/20 अनुपात होगा। ये समझ में आ रही बात मैं जो कह रहा हूं है? ये सामान 100 रुपए में से यदि 10 रुपए रखा तो इसको 100 रुपए है, और 10 रुपए यदि नगद कोष रखा, 100 रुपये और यहाँ पर 20 रुपए नगद कोष रखा, 100 रुपये और 5 रुपए नगद कोष रखा, तो इसको अनुपात मतलब 10/100, 20/100, 5/100। अब आए समझ में? ये अनुपात है, ये नगद कोष अनुपात है। 10/100, 20/100, 5/100, तो ये होगा 1/10,
ये होगा 1/5, ये होगा 1/20, है ना। तो यहाँ पर अपना जो कुल जमा राशि जो होगी, ये कुल जमा राशि ये उतने ही गुना होती है जितना अनुपात होता है। तो यहाँ पर 1/10 है, तो यहाँ मुद्रा गुणक की कुल जमा राशि होगी 10 गुना। यहाँ 1/5 है, तो यहाँ कुल जमा राशि होगी 5 गुना। यहाँ पर यदि 1/20 है अनुपात, तो यहाँ होगी 20 गुना। इससे एक निष्कर्ष आपको समझ में आएगा कि राशि, यहां से देखो आप 5 रुपए रखी सबसे कम राशि, यहाँ 20 रखी सबसे अधिक राशि है। इसका क्रम ये है 5, 10, 20, ये राशि बढ़ती हुई है। यहाँ 5 रुपए रखी, यहाँ 10 रुपए है, अपनी जो प्रारंभिक जमा राशि है वो 100 है। इस बात का ध्यान रखना, प्रारंभिक जमा राशि कितनी है? 100, ये फिक्स है, ठीक है ना। प्रारंभिक जमा राशि कितनी है? 100। जब 5 रुपए रखा, तो 5 रुपए रखा, तो यहाँ पे 1/20, तो 20 गुना, 1/20 है तो 20 गुना, तो यहाँ 20 गुना होगी। तो 5 रुपए तो 20 गुना, 100 का 20 गुना कितना होगा? 2000 रुपये कुल जमा राशि होगी, है ना। जब 10 रुपये नगद कोष होगा अनुपात, तो 10 रुपये होगा, तो 10/100 यानी 1/10, 1/10 यानी 10 गुना, तो 100 का 10 गुना कितना होगा? 1000 रुपये। जब 20 रुपये होगा, नगद कोष 100 रुपये में से 20 रुपये रखा, 20 रखा, इसका मतलब 20/100 यानी 1/5, तो कुल जमा राशि कितनी होगी? 5 गुना। तो 5 गुना तो कितनी? 100 का 5 गुना 500 रुपये। तो कुल जमा राशि यहां पर जो अनुपात है, अनुपात के बढ़ने के साथ साथ यह अनुपात 1/5, 1/10, 1/20, इसका एक वो समझना रहा ना, कुल जमा राशि। अब एक बात इसमें ये मैं बताना चाह रहा हूँ, इसके पहले यहाँ और एक बात देखो आप, 2000 रुपये, 1000 रुपये, 500 रुपये, कुल जमा राशि 2000 रुपये यदि टर्नओवर में यदि अधिक होंगे, तो मुद्रा का प्रचलन बैंक को अधिक लाभ होगा कि कम लाभ होगा? 2000 रुपये का टर्नओवर हो रहा है, यहाँ पर 1000 रुपये का टर्नओवर हो रहा है, यहाँ पर 500 रुपये का टर्नओवर हो रहा है। तो साख अधिक कौन सी स्थिति में? जितनी अधिक राशि का यूटिलाइजेशन हो रहा है, उपयोग हो रहा है, उतनी अधिक साख। यहाँ पर बैंक की अधिक साख है ना, यहाँ अधिक साख है बैंक की, यानी अधिक रुपये, यानी जो प्रतिशत दर है, जितने कम प्रतिशत नगद कोष होगा उतने अधिक कुल जमा राशि होगी। यहाँ 5, यहाँ जो 5% था मात्र 1/20 यानी 5 रुपये, कहाँ है ये 1/20, 5/100 ये है ना, 1/20। तो ऐसी स्थिति में 2000 रुपये, यानी ब्याज मतलब नगद साख कम रखेंगे तो अधिक रुपये का यूटिलाइजेशन होगा, अधिक बाजार में वो देने की स्थिति में होंगे, साख अधिक होगी। और जैसे जैसे नगद कोष कम होता जाएगा उतनी उतनी साख कम होती जाएगी, यानी बैंक अधिक लोगों को लोन नहीं दे पाएगी अधिक। और ये स्वाभाविक भी है, कोई भी बैंक यदि रिजर्व में यदि अधिक रखेगी, मतलब ऐसे ही सामान्य तौर से इस अनुपात से अगर भी समझे अपन, बिना उसके समझे 100 रुपए में से यदि बैंक 50 रुपए अपने पास रखेगी और 50 रुपए देगी, तो मतलब विश्वास नहीं है ना उस बैंक के ऊपर। केंद्रीय रिजर्व बैंक तय करती है तो कि 50 रुपये इसलिए रख रहा है कि भाई बैंक नहीं देगी तो हम देंगे, तो उसके ऊपर विश्वास कम है बैंक के ऊपर। तो साख निर्माण में जितने कम प्रतिशत रिजर्व बैंक रखती है उतने अधिक साख होती है। अब इसको परिभाषा के रूप में अपन आसानी से ऐसा लिख सकते हैं, इसमें 3 चीजें हैं। सूत्र तो यही है
ये थोड़ा सा गणितीय स्वरूप है इसका, इसलिए एकदम बिना एकाग्रता के अपने दिमाग में बैठेगा नहीं। अभी अपन इतना सा समझने केवल कि मुद्रा गुणक नगद कोष अनुपात का व्युत्क्रमानुपाती होता है। नगद कोष अनुपात का व्युत्क्रमानुपाती होता है। नगद कोष अभी देखा ना अपन, नगद कोष अनुपात का व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। नगद कोष का अनुपात यहाँ पर जैसे अपन ने देखा भी 1/10 1/5 से चालू करा था, 1/5 था ये अनुपात, तो मात्र 500 रुपए है। जब 1/10 हुआ तो 1000, 1/20 है तो 2000। तो ये जितना अनुपात यहाँ पर कम होगा उतना ही ये बढ़ता चला जाएगा, है ना। तो ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक लाइन ये आप लिखना इसमें कि मुद्रा गुणक नगद कोष अनुपात का व्युत्क्रमानुपाती होता है। नगद कोष अनुपात का व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये पॉइंट लिखना का है। दूसरा अपन इससे कहें कि नगद कोष अनुपात अधिक होने पर मुद्रा गुणक कम होता जाता है। ये मैंने यहाँ पर यही बताने की कोशिश करी आपको, ये 5-10 क्रम से दिखा ना। नगद कोष अनुपात अधिक होने पर मुद्रा गुणक कम होता जाता है, मुद्रा गुणक कम होता जाता है। नगद कोष अनुपात अधिक होने पर मुद्रा गुणक कम होता जाता है, और अनुपात कम होने पर मुद्रा कोष अधिक होने लगता है। उल्टा सिस्टम है इसका, है ना। नगद कोष, दो चीजें याद रखना, नगद कोष अनुपात और मुद्रा गुणक। नगद कोष अनुपात अधिक होगा तो नगद कोष अनुपात अधिक होगा तो मुद्रा गुणक कम होगा, नगद कोष अनुपात अधिक होगा तो मुद्रा गुणक कम होगा। उल्टा होता है। बस 2 बिंदु भी याद कर दिया तो बहुत है। 3-4 नंबर पे ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ये बंद कर देना।